इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 3, जिसका हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें हम सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे, कैसे क्या नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें शहरों से लेकर हम देहात तक की पूरी जानकारी को लेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 3 में हम पूरी तरीके से भारत के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जब अंग्रेज आए उसके बाद क्या हुआ। अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे बाप दादा परदादा काका वो सब क्या किए, उसकी बात भाग 1 में। भाग 2 में हमने पढ़ा कि कितने लोग यात्री बन के आए, कितना यहाँ पर सूफी संत आए, कितने यहाँ पर राज किए, बीच वाली बात। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे केवल 1700 के बाद, 1700 ईस्वी के बाद में क्या हुआ, औपनिवेशिक शासन कैसे आया और पूरा साम्राज्य कैसे साबित हो गया, यहाँ पर चलने लगा, उसके बारे में। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। देहात में रहने वाले लोग औपनिवेशिक शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोलते थे? हमारे गांव में फिरंगी बोला जाता है, फिरंगी आगर रे, भाग रे भाग भाग भाग। हम लोग बिहार के रहने वाले तो ऐसा भाषा का इस्तेमाल में भोजपुरी बोलते थे, आज भी बोलते हैं। हमारी मातृभाषा के रूप में लिया जाए तो भोजपुरी ही है, राज्य भाषा हिंदी और केंद्र का भी भाषा अपना हिंदी। तो अपनी मातृभाषा को मत भूलना कभी भी। आगे देखिएगा, इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिले। किसके? बंगाल के जमींदारों से। उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़ियां और संथाल लोग रहते थे, जहां पे पहाड़िया लोग और संथाल लोग रहते थे। और फिर वहां से ढक्कन के तरफ, मतलब भारत के बीच के इलाके में ढक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया था। ये सब दिखते दिखते हम आगे आएंगे। तो अपनी राजस्व नीतियों को कैसे वह क्या किया, कार्यान्वित किया, अपनी नीतियों को कैसे लागू किया, विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन तरीकों का, इन नतीजों का क्या मतलब था, और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया था। क्या किया ऐसा कि रोजमर्रा की जिंदगी बदल गई? रोजमर्रा की जिंदगी तो उन लोगों की बदल ही रही थी। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते थे कि भैया लोगों के लिए जो कानून बनाए जा रहे अलग अलग तरीके से लागू होता था। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं, मतलब पहले से कौन ज्यादा धनवान बनते हैं, इसका पूरा ये लोग चिट्ठा पिट्ठा लिखता है। इस सब के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सबसे पहले अमीर बना और कौन गरीब हो जाते हैं। इस कानून को लागू होते हुए कौन अमीर कौन गरीब होते हैं, इस सबका ध्यान रखा जाता था। किसे नई जमीनें मिली, चाहे मिल जाती है, और कौन अपनी उस जमीन को खो बैठता है, मतलब किसको नया जमीन मिलता है और जमीन मिला हुआ कभी खो बैठता है, ये सब भी जानना जरूरी है ना। जिस पर वह रहता और गुजर बसर करता था। किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानूनों का विरोध करने से भी नहीं हिचकिचाते थे, जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी अन्यायपूर्ण कोई कानून पास होता था तो उसका विरोध भी करते थे, पीछा नहीं हटते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे, कोशिश करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते हैं। कानून में जिस तरह उथल पुथल होता है तो उसमें समझो कि आंदोलन हो गया तो उसी कानून में फेरबदल करके कुछ संशोधन करके सामने पेश कर दिया जाता है। ये सामने तस्वीर देखोगे कि यहाँ पर बैलों के अनुसार, बैलों के मदद से यहाँ पर कुछ सामान बैलगाड़ी पर घींच के लेकर जाया जा रहा है। पहले बैलगाड़ियां देखने को मिल जाती थी, आज कहाँ बैलगाड़ी मिलता है भैया, देखने को नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं। साथ ही बात किया जाए तो इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों जितने भी इतिहासकार हैं, तो इतिहासकारों के सामने
इस संबंध में उपस्थित होती है। कौन सा? समस्याएं। जितने भी इतिहासकार है वो जब लिखते हैं इतिहास को, उनके पास भी समस्याएं आती है, तो क्या लिखते होंगे? आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षण पत्र पत्रिकाओं, यहाँ पर समझना, आप राजस्व अभिलेखों चाहे सर्वेक्षण हो जो राजा के द्वारा करवाया गया, चाहे पत्र या पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षण एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ पाएंगे, चाहे उसके बारे में पढ़ेंगे। भैया आपके पास कुछ भी चाहिए तो पहले का स्रोत चाहिए ना, सर्वेक्षण चाहिए ना, अभिलेख चाहिए ना, पत्र पत्रिकाएं तो चाहिए, सर्वेक्षण में जो लिखा गया उसको चाहिए, रिपोर्ट चाहिए आपको। बिना रिपोर्ट का कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर भी आज रिपोर्ट देखता है, भले आवे चाहे कुछ ना आवे, रिपोर्ट देखता है। भैया नहीं पढ़ने वाला भी रिपोर्ट देख लेता है, तो पढ़कर कुछ कर, कम खर्चे में इलाज कर तू, लेकिन नहीं कर पाएंगे ना वो। पैसा बहुत खराब चीज होती है, लोगों का दिमाग भ्रष्ट कर देती है। ये देखो बैलगाड़ी से कपास को ये लोग ढो रहे हैं, कपास गांव से मंडी ले जाई जा रही है। यह चित्र 20 अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज में प्रकाशित हुई थी। समझो कि आज से करीब करीब कितना साल पहले, आज से करीबन 160 साल पहले का तस्वीर है। 40 इधर का ले लो, 20 इधर का ले लो, 60 और 100, 160 वर्ष पहले का ये दृश्य है। समझो कि किस तरह उस समय का लुक हुआ करता था। इसे कैमरा से खींचा हुआ नहीं है, इसको हाथ से बनाया गया है। समझो कि कौन होगा जो इतना बढ़िया कलाकारी उस समय करता होगा। बहुत लोग थे, बहुत लोग, कमी नहीं थी, लेकिन सीखने वालों की कमी थी, बहुत कम लोग सीख पाते थे। लेकिन आज तो इसका क्लास चलता है, यूनिवर्सिटी में क्लास चलता है, आर्ट्स गैलरी, ये सब क्लासेस हैं जिसको आप कर सकते हैं। इसमें भी स्कोप है, बहुत बढ़िया स्कोप है। आप आज टैब पर कुछ बना सकते हो, पेज पर बना सकते हो, बहुत सारा माध्यम है। अब यहां से देखते हैं टॉपिक, बंगाल और वहां के जमींदार। सबसे पहला औपनिवेशिक शासन कहां से चालू हुआ था? मद्रास, जो चेन्नई में पड़ता है, लेकिन मद्रास से भी पहले बंगाल। तो बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय बहुत बड़ा था। बंगाल में आपको असम मिल जाएगा, बंगाल में बांग्लादेश था, नेपाल का पूरा आधा से बेसी इलाका था, बिहार था, झारखंड था, ओडिशा था, छत्तीसगढ़ था, यूपी का थोड़ा इलाका था। ये सब बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे, क्योंकि जो सब बड़ियार बड़ियार लोग हार गए, तो बंगाल के जितने भी नवाब राजा जो बचे, इसको एक तरीके का एक अलग राज्य बनाकर साबित कर दिए थे। नहीं तो बिहार पूरे भारत को भारतवर्ष महाभारत की कहानी आप सुने हो ना, लेकिन हम पूरे अखंड भारत की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और बिहार से ही नारा निकला था, अखंड भारत। अखंड भारत में मतलब क्या? जितना मेरा भारत का जमीन है पूरा। लेकिन अफसोस आज सब सत्तावादी रूढ़िवादी के वजह से सब हमारा बर्बाद हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कैसे कैसे ये लोगों ने बर्बाद किया है। धीरे धीरे आप पढ़ते जाओ, समझते जाओ, सुनते जाओ और अपने विचार को बदलो। विचार को बदलो, जितना बदलोगे अपने आप को उतना ही आप सवाल पूछोगे। अगर आप सवाल पूछने लग गए टीचर से, तो टीचर की हालत तो वैसे ही खराब हो जाएगी। समझ रहे हो ना? जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुआ। यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनः व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था तथा नई नीति, नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, यह देखें कि कंपनी जो है, शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। जब औपनिवेशिक शासन का, कंपनी वाले शासन का शुरुआती साल था, तो उसमें बंगाल में क्या क्या हुआ था, बदलाव क्या हुए, क्या नहीं हुए, अब यहाँ से हमें पढ़ने को मिलेगा बंगाल। फिर उसके बाद से भारत के और चप्पा चप्पा पर नजर डालेंगे। बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। बर्दवान, तो बर्दवान का वहां पर एक राजा हुआ करते थे, जमींदार ही बोल सकते हो। तो बर्दवान में एक नीलामी की गई। देखो उसका बात कैसे यहाँ पर सामने आता है। राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। जो 1000 गांवों का राजा होता, जो 1000 गांवों का मालिक था, उसको हम राजा बोलते थे। समझ रहे हो ना? जो 1000 गांवों का राजा था उसको
जो 1000 गांवों का मालिक था उसको राजा, और जो 100,000 से भी ऊपर 1,00,000 गांव का जो था ना, क्या था, मालिक हुआ करता था, उसको हम लोग महाराजा बोलते थे। लेकिन 1,00,000 की नहीं, 10,000 की यहाँ पर बात कर ले, 10,000 से 50,000 के बीच में। फिर उसके बाद से सम्राट हुआ करते थे, और पूरे इलाके में जब राज कोई कर लेवे तो उसको क्या बोलते थे, चक्रवर्ती सम्राट। और एक गांव का नायक हुआ करता था, 10 गांव का एक मुखिया हुआ करता था, जिसको लोग सामंत बोलते थे। तो अलग अलग प्रकार के हमारी नापने जोखने, चाहे नाम कर रखने की, उनको पुलाने की प्रक्रिया हुआ करती थी। अब हम यहाँ पर बर्दवान की बात करेंगे। तो सन 1997 में बर्दवान, आज के बर्धमान, पहले बर्दवान था, आज बर्धमान हो गया है, ठीक है, नाम बदल दिया गया है। तो बर्धमान के एक नीलामी की गई थी, तो उनका एक राजमहल था, उसका नीलामी किया गया था। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल, यहाँ पर महाल है, महाल मतलब भू संपदाएं, उनकी सारी संपत्ति, जमीन पर जो भी है सारी संपत्ति बेचे जा रहे थे। सन 1993 में, यहाँ पर बात सन 1993 के आगे 97 की चल रही है कि नीलामी हुआ, लेकिन अब 93 से देखो क्या क्या हुआ। तो सन 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हो चुका था, चाहे लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी कि भैया इतना ही रुपया लेंगे, जो प्रत्येक जमींदारों को अदा करनी थी। आप इतना रुपया टैक्स दे देना, कोई बात नहीं, उसके बाद जैसा शासन चलाना है चलाओ। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, तो उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। उनकी सारी जितनी भी अरबों खरबों की संपत्ति थी उसको लोग नीलाम कर देते थे। चूंकि वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपत्ति नीलाम की जाने वाली थी कि भैया अब इनकी संपत्ति को बेच दिया जाएगा। यहाँ पर आगे देखिएगा, नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे, बहुत बड़े बड़े खरीदार आए थे, और संपदाएं मतलब महाल, उनका महल जितना भी हो जाए, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी जाती थी। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दे दी। कैसे? एक अजीब सा पेच दिखाई दिया कि उसे जानने में आया था कि उनमें से अनेक खरीदार, बहुत सारे खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट हुआ करते थे। जितने भी बोली लगाने वाले थे, राजा के नौकर हो चाहे उनके एजेंट थे, सब यही बोली लगाते थे, और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की जमीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, खुले तौर पर बेच दिया जा रहा है, मतलब एकदम नीलामी खुले तौर पर किया गया था, ऐसा नहीं कि घर में हो, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में था। उसका जितना भी जमींदारी था पूरा नियंत्रण उसी के हाथ में था। बाहर के लोग खरीदने आएंगे, बढ़वा नहीं देगा तुरंत। यहाँ पर देखिएगा, राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाता था, ये सवाल है कि कंपनी को क्यों नहीं देता था कर, टैक्स क्यों नहीं देता था। नीलामी में खरीदार कौन थे, यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था इसके बारे में, और इसके बारे में हमें क्या बताती है, ये कहानी क्या बताती है, ये जानना है तो जानेंगे। इसके पहले ये देख लो आप, तो वर्धमान के राजा का डायमंड हार्बर रोड, ये डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता स्थित राजमहल है। ये उनका राजमहल का तस्वीर है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए थे, जिनमें नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान, शानदार प्रवेश द्वार थे। नृत्य कक्ष थे, बड़े बड़े इसमें द्वार थे कि जहां से लोग आ जा सकते थे, बहुत आसानी से लोग आ जा सकते थे। तो देखो, इतना सुंदर महल होने के बाद भी, महल सुंदर था फिर भी लोग महल बनवाए, क्योंकि भैया राजा के पास पैसा था, बनवाई में करेंगे। तो उनकी बहुत सारी संपत्ति थी। आज भी आप बंगाल में जाओगे, डायमंड हार्बर रोड पे जाओगे, तो आपको ये राजमहल ऐसे ही टिट्टो का टिट्टो दिखाई देगा, क्योंकि ये जो तस्वीर लगाया गया है ये जस्ट 3 से 4 साल से
5 साल पहले का ही तस्वीर है, क्योंकि नया नया पेंट हुआ है ना। और यहाँ पर बहुत सारा फिल्म भी शूटिंग हो चुका है, ऐसा बात नहीं है कि इस महल में शूटिंग नहीं हुआ है। बहुत रजवाड़े लोग का शूटिंग हुआ है, बहुत सारे फिल्म का, सीरियल का, सबका शूटिंग होता है। आज जितने भी महल दिखाई देते हैं उन सब में शूटिंग तो होता ही है। लोकेशन चाहिए, लोकेशन वो बढ़िया है इसलिए शूटिंग हो जाता है। यहाँ पर देखना, अदा ना किए गए राजस्व की समस्या। अब पैसा कंपनी को नहीं दिया तो समस्याएं क्या क्या थी। अकेले बर्धमान राजा की जमीनें ही नहीं, केवल अकेले वर्धमान राजा की जमीनें ही ऐसी संपदा नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। लेकिन यहाँ पर 18वीं शताब्दी का मतलब क्या समझते हो? 1760 के बाद, उसको 18वीं सदी बोलते थे। तो 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। ऐसी केवल वर्धमान का ही बात नहीं, बहुत सारे इलाके के हैं। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई, मतलब किसी के नाम पर लिख दिया गया। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, जितनी भी समस्याएं हैं जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित थी। इसलिए उन लोगों ने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया कि हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान हिंदुस्तानी को समझ ले, इतनी फिरंगियों की औकात कहाँ। अब हम यहाँ पर 1770 की बात करेंगे तो 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी। बंगाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, हिल डुल गई थी। लोगों को भुखमरी चालू हो गया था, अनाजे नहीं रहेगा, खाएंगे क्या। उसमें बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, सब था उसी में। क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे, एक बार पड़े तो ठीक, बार बार अकाल पड़ रहे थे। खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे, क्या सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश किया जा सके। जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो ही जाकर वहां से राजस्व निकलेगा। और ऐसा तभी किया जा सकता है जब संपत्ति के अधिकार समाप्त कर दिए जाए। लेकिन संपत्ति का अधिकार इतना जल्दी तो समाप्त किया नहीं जा सकता था। और राजस्व जो था, गांव की दरों को अस्थायी रूप से तय कर दिया गया था कि भैया गांव में इतना ही आपको राजस्व देना है। यदि राज्य यानी सरकार की राजस्व मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई, कितना ही लेना है, तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद कर सकेंगे कि इतना कंपनी को देंगे, इतना मेरे को बचेगा जी। क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके, राज्य जितनी भी थी अपने दावे, अपना हक में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। इसीलिए उनको सब देखना रहता था। अधिकारियों को यह आशा थी कि, जितने भी अधिकारी थे उनको यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसान, जितने भी छोटे किसान हैं, तो छोटे किसानों, जिसको लोग बोलते थे योमन्स, तो योमन्स और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। अगर भैया निवेश बराबर कर दिया जाए, निवेश में प्रोत्साहन दिया जाए, राजस्व को एक निर्धारित कर दिया जाए, तो लोग ज्यादा खेती बाड़ी करेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा हमें। उन्हें यह भी उम्मीद था कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर, ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश वो लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनसे पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। कंपनी वाले सोचते थे कि हम उनको खिला पिला रहे हैं तो हमारे गुलाम रहेंगे, अगर हम उनको प्रोत्साहन देकर उनको बढ़ावा दे रहे हैं तो ये हमारे लिए वफादार रहेंगे। लेकिन नहीं भैया, ये हिंदुस्तान है, अपना हिंदू समाज है, हिंद प्रदेश है। तो हिंद प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जो भैया तुम कितना भी भलाई कर लो, अगर तुम हमारे लिए गलत करोगे तो हम तुम्हारा हाथ कटवे करेंगे। सिंपल बात है, तुम अच्छाई करो हम साथ हैं, लेकिन गलत करोगे
तो हम तो हाथ कटबे करेंगे। लोगों का मित्र रहता है, वफादारी नहीं। आप हमारे लिए कर रहे हो तो हम आपके लिए करेंगे, बस। ऐसा नहीं कि आप एक बार कर दिया आपके गुलाम बन गए, नहीं, ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए, लेकिन करने का भी नहीं। पहले का लोग काहे करे। यहाँ पर देखना, ये चित्र 10.3 में चार्ल्स कार्नवालिस, जिसका जीवन काल 1738 से लेकर 1805 का था, तो 1785 में थॉमस गेंसबोरो द्वारा चित्रित चित्र ये दिया गया है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कार्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया, तो उस समय कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। समझो कि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, इतना बड़े पोस्ट पर था, सबसे बड़े पोस्ट पर, लेकिन फिर भी देश को डूबने के लिए नहीं रोक पाया था। लेकिन यहाँ पर बात कर लेंगे तो समस्या यह यहाँ पर पैदा लेने लगी कि, सिंपल में बात बताते हैं, लेकिन समस्या यह पता लगाने की बात सामने आई कि कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकते हैं। इन लोगों ने सोचा कि कौन है जो ठेका ले सकते हैं कि भैया अब हम इन लोगों को ऊपर हर चीज दे दिया जाए। वो खोजते थे कि ऐसे कौन लोग मिलेंगे जो कृषि में सुधार करवाएंगे और धीरे धीरे राजस्व में बढ़ोतरी लाएंगे। कंपनी के जमींदारों चाहे कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बारे में बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए गए कि भैया ऐसा ऐसे बात है, निर्धारित राजस्व है, आपको इतना रुपए दे देना है, बाकी सब आपने जो करना है करो। तो वहां के राजाओं और तालुकदारों और सामंतों की बात यहाँ पर चली आती है, पालनहार जिसको बोलते थे। तो उन लोगों को बोला जाता था कि भैया ऐसे ऐसे काम करना है। तो एक समझौता हुआ, इस्तेमारी बंदोबस्त। लेकिन सरकार को, कंपनी को लोग पैसे नहीं देते थे। काहे दे भैया, अपनी हिंदुस्तान की मिट्टी, अपने हिंदुस्तान का पैसा हम तुमको काहे दे, क्यों दे, तुम होते कौन लेने वाले। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया कि भैया आप जमींदार हैं, और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था कि भैया आप हमेशा इतना ही रुपया अदा करोगे। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था। अब देख लो, इस परिभाषा के अनुसार, इस्तेमारी बंदोबस्त के अनुसार, जमींदार जो था गांव में भूस्वामी नहीं था, भूमि का मालिक नहीं था, जमीन का मालिक नहीं था। अब जितने भी वहां पर जमींदार हुआ करते थे वो मालिक नहीं हुआ करते थे, वो केवल राजा का राजस्व संभालता था। मतलब जो भी पैसा लेना देना है उसका संग्रह करता था और राजा के पास पहुंचा देता था। ये नहीं कि छोड़ दे, सब पहुंचा देना था, काम ही उसका वही था। मैंने ये तस्वीर के बारे में बता दिया। और जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। एक जमींदार के अंदर 400 गांव हो जाते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के भीतर आने वाले गांव मिलकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेता था कि उतना रुपया वहां से राजस्व संपदा लिया जा सकता है। राजस्व संपदा मतलब राज्य की संपदा, राज्य का हक। सिंपल में बताऊं तो राज्य का हक। तो 400 गांव कोई कम नहीं होता है। कंपनी जो था समस्त संपदा का कुल मान निर्धारित करता था, इतना ही रुपया लेना है। तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित उसके बाद जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी चाहिए, कितना कितना इस गांव से लेना है कि अपना भी फायदा हो सके, इसके बारे में जमींदार सोच सकते थे। और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठा करता था और उसके बाद से जमींदारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा। अब जमींदारों से यह आशा लोग कर लेते थे कंपनी वाले कि अब वह कंपनी को राजस्व राशि देगा। और यहाँ पर बात किया जाए तो यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम कर दी जाएगी। अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसकी जितनी भी संपत्ति है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। ये अंग्रेजों का हुक्म था। उसके बाद से देखना, तालुकदार का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है। वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो, जुड़ाव हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया है, मतलब जैसे क्षेत्र वैसा उनका मतलब। और हमारा अगला टॉपिक है राजस्व राशि के भुगतान में
जमींदार क्यों चूक जाते थे? राजस्व की राशि का जब भुगतान करना रहता था तो जितने भी जमींदार थे वो क्यों नहीं दे पाते थे? इसके बारे में हम पढ़ते, लेकिन बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए मैं इसको अगले भाग में ले चलता हूँ। तो आप इस ये कैसा लगा, अभी तक आपको कितना समझ में आया कि नहीं आया, आप ये हमें बताओ। और आपको कुछ नया बुक चाहिए वो भी हमें बताओ, आपको कुछ सलाह देना है वो भी बताओ, आपको क्या पढ़ना है वो भी बताओ। बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हो। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।